आज हम आप लोगों को प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में बताएंगे। यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आता है यह प्रश्न, और परीक्षा की दृष्टि से जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ये प्रश्न आप लोग याद कर लीजिए, समझ लीजिए, और व्यवहारिक दृष्टि से भी यह आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक, प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से आएगा, या प्रधानमंत्री को क्या शक्तियां प्राप्त हैं, क्या अधिकार प्राप्त हैं, इस प्रकार से आपके परीक्षा में प्रश्न आएगा। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख अनुच्छेद 74 से 78 तक किया गया है। अर्थात प्रधानमंत्री के बारे में जो उसके पद का उल्लेख है अनुच्छेद 74 से 78 तक किया गया है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी और वह प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अर्थात पहले तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने का विधान किया गया है, और उसके बाद अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री जैसी सलाह देगा, प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी। अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। लेकिन आजकल जो व्यवहारिकता में जो देखा जा रहा है, लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए उसी को राष्ट्रपति बाध्य होता है। अर्थात जो बहुमत दल का नेता होता है वही ज़्यादातर प्रधानमंत्री इस समय बन रहा है। ठीक, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए निम्न सीमा तक स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। कुछ सीमाएं नीचे हम बता रहे हैं जिसमें राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करके प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है। जब लोकसभा में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त हो तो राष्ट्रपति कुछ सीमा तक स्वविवेक का प्रयोग करते हुए ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है जिसके बारे में उसे आभास हो कि निम्न सदन में वह अपना बहुमत सिद्ध कर लेगा। निम्न सदन क्या है? लोकसभा। उच्च सदन राज्यसभा, आप लोग जानते होंगे। तो राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जिसके बारे में उसे यह विश्वास हो कि हाँ, यह व्यक्ति लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर लेगा, इसे जब हम प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे तो। मई 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी को इसी आधार पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। किसी की बहुमत नहीं थी तो राष्ट्रपति महोदय ने, उस तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय ने देखा कि इस समय बहुमत किसी की नहीं है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को उन्होंने प्रधानमंत्री 1996 में बना दिया। तो उसके बाद ये अपना बहुमत सिद्ध कर लिए और प्रधानमंत्री पद पर अभिषिक्त हो गए। उसके बाद दूसरी स्थिति है निम्न सदन, अर्थात लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो और प्रधानमंत्री पद के लिए कई दावेदार हों, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जिसके बारे में आभास हो कि अमुक व्यक्ति लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर लेगा। जुलाई 1979 में चरण सिंह को इसी आधार पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। उस समय जगजीवन राम और चरण सिंह प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने चरण सिंह के दावे को ही स्वीकार किया। ठीक,
पहली स्थिति क्या थी कि जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना प्राप्त हो तो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को बना देगा जो जिसके ऊपर उसे विश्वास होगा कि हाँ ये अपना बहुमत सिद्ध कर सकते हैं। दूसरी स्थिति थी कि किसी दल को मान लीजिए बहुमत तो है लेकिन उसमें आपस में मतभेद है, विवाद है कि कौन प्रधानमंत्री बने, दो दावेदार प्रधानमंत्री के हो जा रहे हैं तो भी राष्ट्रपति उसे नियुक्त कर सकता है अपना प्रधानमंत्री। ठीक, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को पहली स्थिति में बनाया गया था और दूसरी स्थिति में चरण सिंह को बनाया गया था। उसके बाद आ जाइए प्रधानमंत्री की शक्तियां, अर्थात प्रधानमंत्री क्या क्या कार्य कर सकते हैं। मंत्री परिषद का निर्माण करना, प्रधानमंत्री का पहला कार्य अपने मंत्रिपरिषद का निर्माण करना होता है। मंत्रिमंडल में किन किन लोगों को शामिल किया जाए यह प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करना, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करता है, उसी के नेतृत्व में निर्णय लिए जाते हैं। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा एवं परिवर्तन, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री ही करता है। किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए, किस मंत्री की पदोन्नति की जाए यह प्रधानमंत्री पर ही निर्भर करता है। एक मंत्री को किसी विभाग से हटाकर दूसरे विभाग में स्थानांतरण प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। सदन का नेता, प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है, उसके द्वारा कही गई कोई बात सदन द्वारा स्वीकार की जाती है। राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के बीच संपर्क स्थापित करना, राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के बीच संपर्क स्थापित करना, राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के बीच संपर्क स्थापित करने का कार्य प्रधानमंत्री ही करता है। मंत्रिपरिषद द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उसकी सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति के साथ उनका जो विचार विमर्श होता है उससे मंत्रियों को वह अवगत कराता है। उपाधियां प्रदान करना, नई नई उपाधियां देने की घोषणा प्रधानमंत्री ही करता है। किसी व्यक्ति को कौन सी उपाधि दी जाएगी इसका निर्धारण समिति द्वारा किया जाता है, लेकिन उसे प्रदान करने का कार्य राष्ट्रपति ही करता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करना, ठीक, विभिन्न देशों के साथ किस प्रकार का संबंध स्थापित किया जाएगा यह बात प्रधानमंत्री की ही इच्छा पर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का अर्थात देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री ही करता है। मंत्रिमंडल की बैठक बुलाना, मंत्रिमंडल की बैठक अपनी इच्छा अनुसार प्रधानमंत्री ही बुलाता है। सत्र बुलाना, सत्रावसान एवं विघटन की सिफारिश करना, राष्ट्रपति की शक्तियों को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें है कि सत्र बुलाना, सत्रावसान करना एवं विघटन करना, ये सब कार्य राष्ट्रपति का है। तो राष्ट्रपति से सिफारिश कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। सत्र बुलाया जाए और उसके बाद सत्रावसान किया जाए और अधिवेशन आदि की तिथि, ये सब। देश का सर्वोच्च नेता, भारतीय प्रधानमंत्री अपने देश का सर्वोच्च नेता होता है। ठीक, उसके बाद प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति, प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति उसके शक्तिशाली होने पर निर्भर करती है। इसके लिए निम्न कारक उत्तरदायी होते हैं। व्यक्तित्व, प्रधानमंत्री के शक्तिशाली होने का प्रमुख कारण उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। उसकी ईमानदारी एवं निष्पक्षता इस दशा में काफी महत्वपूर्ण है। निम्न सदन में उसके दल की स्थिति, उसके दल को किस प्रकार से बहुमत प्राप्त है और उसकी क्या स्थिति है दल में, ये सब भी उसके शक्तिशाली होने के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक, उसके बाद दल में प्रधानमंत्री की स्थिति, दल में प्रधानमंत्री के लिए खींचातानी तो नहीं बनी हुई है, प्रधानमंत्री के समर्थन में कितने लोग हैं, ये सब भी बातें
मायने रखती हैं, जैसा कि हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग उसे पढ़ लीजिए। तत्कालीन परिस्थितियाँ, युद्ध या संकट काल के समय प्रधानमंत्री सफल हो जाता है तो उसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री माना जाता है। आज के लिए ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, वीडियो बहुत बड़ा ना हो इसके लिए इतना ही, और आगे फिर हम इसी प्रकार से आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।